नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ पूर्णा में। आज हम लेके आए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की एक क्लास। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच की एक क्लास होनी चाहिए, तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए सबसे आसान तरीके से। इतना आसान कि एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। आपको बता दें कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षार्थी हैं, 4 अंकों का उनके प्रश्न पत्र में इससे क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखना और इसके एग्जाम्पल्स में देख करके और इसके फिगर्स ऑफ स्पीच का जो टाइप है उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आपके दिल में और हमारे कमेंट में एक बार आप लोग ज़रूर लिखेंगे जय हिंद वंदे मातरम, क्योंकि सीमा पर गर्मा गर्मी इस समय चल रही है। नेपाल और चीन के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। इस समय न्यूज़ चैनल जहाँ भी देखिए, आप खोलिए, आपको बस एक ही मुद्दा दिखाई पड़ता है। तो आपके दिल में अपने जो देश के सैनिक हैं उनको समर्पित कीजिए जय हिंद वंदे मातरम का एक नारा। और शुरू करते हैं आज का चैप्टर फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जिसका मतलब होता है अलंकार। अलंकार आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य में पढ़ाया गया है आपको। यहाँ इंग्लिश साहित्य में भी आपको, इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ना होता है। हिंदी में आपको पढ़ाया गया था कि अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो इसमें आपको जो हिंदी के अलंकार हैं वही इंग्लिश में यहाँ पर दिए हैं, बस उनका थोड़ा स्वरूप बदला गया है, नाम बदला गया है और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं पहला अलंकार आपका सिमिल, यानी उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार पे अगर आप चर्चा करें तो इसमें डेफिनेशन देखेंगे। सिमिल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट ए कॉमन पॉइंट। यानी उपमा अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे इसमें कि इसका कीवर्ड आपको बता रहे हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन वर्ड्स सो लाइक एज आर यूज्ड। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में जो कीवर्ड है आपका वो है सो लाइक एज। अगर सो लाइक एज आपको कहीं भी दिख जाता है, ये सो लाइक एज, तो आप जान जाएंगे कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा, सिमिल हो जाएगा। एक बार में आप पहचान जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने इस समय। पहला एग्जांपल देखिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइक वर्ड आपका आ गया तो आप तुरंत आंख मूंद के मार देंगे सिमिल। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि लाइफ की तुलना की गई है ड्रीम से, अर्थात कहा गया है कि जीवन जो है एक स्वप्न के समान होता है। तो जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, सिमिल हो गया। सेकंड वाला एग्जाम्पल ये वाला देखेंगे आप लोग, यू आर एज ब्रेव एज ए लायन। तुम इतना बहादुर हो जितना कि एक शेर। यानी तुम्हारी तुलना किससे की गई है, शेर से की गई है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सिमिल अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल हमें कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है इसका एग्जांपल, माई लव इज़ लाइक ए रोज़। मेरा प्यार किसके समान है, एक रोज़ के समान है। रोज़ आपके लिए एक हम गिफ्ट में लेकर भी आए हैं, ज़रूर ले लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए सभी लोग इसको। तो माई लव इज़ लाइक ए रोज़, यानी मेरा प्यार जो है ये गुलाब के समान है, एक गुलाब के समान है। तो गुलाब और मेरे प्रेम के बीच में एक तुलना की गई है, अर्थात मेरे प्यार को किससे बताया गया है, रोज़ के समान बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका एग्जांपल्स। अब मेटाफर आप देखेंगे तो सिमिल और मेटाफर जो है डेफिनेशन हमने एक सेम वे में बनाई है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के याद कर लेंगे एक ही बार में। देखिए, मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग कंपेरिजन वर्ड। मेटाफर ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है विदाउट, यानी बिना कंपेरिजन वर्ड का यूज़ किए, अर्थात बिना तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किए। जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मेटाफर होता है। इसमें जब आप इसका अर्थ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें सो लाइक एज ये गायब रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे आपका एग्जांपल देखिए, फर्स्ट लाइफ इज़ ए ड्रीम, यानी जीवन एक स्वप्न है। वहाँ कहा गया था जीवन एक स्वप्न के समान है, लाइक लगा था बीच में, लेकिन यहाँ कहा गया जीवन क्या है, एक स्वप्न ही है। जब हम लाइफ को ड्रीम ही मान रहे हैं तो कौन सा अलंकार हो गया, मेटाफर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इसका।
सेकंड आपका एग्जांपल देखिए, यू आर ए लायन, वहाँ कहा गया था कि तुम एक शेर के समान हो, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि तुम एक शेर हो, अर्थात तुम्ही को शेर बता दिया गया, तो कौन सा अलंकार, मेटाफर हो गया। आपका थर्ड वाला देखिए, माई लव इज़ ए रोज़, मेरा प्यार एक गुलाब है, वहाँ पर तुलना की गई थी, मेरे प्यार को गुलाब बताया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि मेरे प्यार को क्या बता दिया गया, गुलाब ही बता दिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि मेटाफर क्या है। वहाँ पर तुलनात्मक शब्दों का सिमिल में, आपके मेटाफर और सिमिल में इतना ही डिफरेंस है कि सिमिल में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है और मेटाफर में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। बस एक ही दरख्वास्त आपसे है कि क्या आप दबाएंगे लाइक बटन, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और एक हर स्टूडेंट्स की बस एक ही जिम्मेदारी है कि अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें वीडियो को। आइए थर्ड वाला आपका फिगर ऑफ स्पीच इस समय आपके सामने है, देखते हैं इसको। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण का अलंकार हो गया कि हमारे मन में उठने वाली भावनाएं या किसी निर्जीव वस्तु को जब हम लोग मानव की भांति मान लेते हैं, उसको मानव की तरह हम संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। इसका डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल छोटी से छोटी डेफिनेशन आपके लिए लाया गया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुएं, आर कंसीडर्ड एज ह्यूमन बींग्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं को जीवित प्राणी मान लिया जाता है, मानव मान लिया जाता है। अब इसका अर्थ देखिए, मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए। द फ्लावर डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, यानी फूल जो है वो नाचा किसमें, जेंटल ब्रीज यानी ठंडी हवा में। अब फूल बताइए नाचा, फूल जो है आप लोग जानते हैं कि कोई इंसान तो है नहीं, नाचने का काम इंसानों का है, जानवरों का है, लेकिन यहाँ पर फूल को एक इंसान की भांति माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। आपका सेकंड वाला एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन एक कहावत है कि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। अब बताइए कि टाइम से आप कभी मिले हैं क्या? क्या टाइम से आप कभी मिले हैं? टाइम से आपने बात की नहीं। टाइड यानी आपने कभी ज्वार भाटा से बात किया जा करके? नहीं बात किया। लेकिन यहाँ पे टाइम और टाइड को क्या बताया गया है, पर्सनिफिकेशन कर दिया गया है, मानवीकरण अलंकार कर दिया गया है। टाइम और टाइड को क्या मान लिया गया है, मानव की तरह माना गया है। थर्ड वाला देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो आपका अवसर है यह दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन केवल एक बार, यानी जीवन में अवसर केवल एक ही बार मिलता है। अब बताइए अवसर कौन सा ऐसा है जो आपका आके दरवाज़ा खटखटा के चला गया? क्या आपने अपनी कुंडी की आवाज़ सुनी? नहीं सुनी। अर्थात अवसर को यहाँ पर क्या माना गया है, एक मानव की भांति माना गया कि अवसर आया और कुंडी खटखटा के निकल गया। तो बताइए अवसर जो है एक हमारा एक मतलब आइडिया है, हमारे एक अवसर एक विचार है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे विचारों को या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुओं को मानव की भांति मान लिया जाता है, तो कौन सा अलंकार हो जाता है, पर्सनिफिकेशन। बिल्कुल एक ही बार में क्लियर कर लीजिए। आपका जब अभी फोर्थ वाला पढ़ाएंगे वो भी सेम इसी तरह आपका है, एक दूसरे से हम ज्वाइंट करके रखते हैं, रिलेटेड करके रखते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और याद करने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से। अपॉस्ट्रोफे यानी संबोधन अलंकार, यहाँ पे क्या किया था कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड एज ह्यूमन बींग्स। इसमें भी वही लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग की तरह माना जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि पुकारा कहा जाता है एक दूसरे को, मतलब उसको पुकारा जाता है, पुकार करके ऐसे बुलाया जाता है जैसे किसी इंसान को हम बुला रहे हैं। अब इसकी एक खास पहचान क्या है, अपॉस्ट्रोफे का सिंबल, ये वाला जो सिंबल लगता है संबोधन का सिंबल होता है, यही खास इसकी बात है। इसको देख करके आप तुरंत बता दोगे कि अपॉस्ट्रोफे अलंकार इसमें है आपका। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड एट ह्यूमन बींग्स, यानी उनको हम लोग मानव जाति की तरह, यानी निर्जीव वस्तुओं को मानव जाति की तरह मान लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच सिंबल अपॉस्ट्रोफे इज ऑलवेज यूज्ड, यानी इस प्रकार के अलंकार में अपॉस्ट्रोफे का सिंबल सदैव यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए लेमेंट एक चैप्टर है आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में, चैप्टर नंबर 5। उसमें
आपका फर्स्ट लाइन आपको यही मिलेगा, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। कवि जो है वो पुकार रहा है कि हे संसार, हे समय, हे जीवन, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके मैं अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ हूँ। तो वही अब पुकार रहा है। क्या संसार को पुकारने से संसार जवाब में आवाज़ देगा? क्या जीवन को अगर हम पुकारेंगे तो वो वापस हमको रिप्लाई करेगा? क्या समय को पुकारने पर वापस रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम एक इंसान की भांति संसार को, समय को और जीवन को पुकार रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? एपोस्ट्रोफे अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल हमें समझ में आएगा इस तरह से। सेकंड वाला आप देखेंगे, ओ डेथ, हे मृत्यु, योर हैंड्स आर आइसी, तुम्हारे जो हाथ हैं वो बर्फीले हैं। अब यहाँ पे आप बताइए, ओ डेथ, मृत्यु को पुकार रहा है, क्या मृत्यु उसका जवाब देगी? नहीं देगी। लेकिन मौत को यहाँ पे किसकी तरह संबोधित किया गया है? इंसानों की तरह संबोधित करके बुलाया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? एपोस्ट्रोफे अलंकार हो जाएगा। थर्ड वाला आप देखेंगे, ओ कैप्टन माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये भी आपका एक चैप्टर ही है, उसमें पुकारता है कि हे कैप्टन, हे मेरे कैप्टन, हे मेरे कप्तान, हमारा जो डर का समय था, डर की जो यात्रा थी, अब वो समाप्त हो गई है, अर्थात अब निर्भय रहने का समय आ गया। तो इसमें कैप्टन को बुलाया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे एपोस्ट्रोफे अलंकार हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मास्क जरूर पहनिए इस समय, कभी बाहर निकलते हैं तो आपके चेहरे पर मास्क का होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है अतिशय उक्ति, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए जिसमें। तो द हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन which exaggerates द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अर्थात हाइपरबोल ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो सेंटेंस की मीनिंग को बढ़ा चढ़ा देता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है। एक्सेजरेट्स माने बढ़ा चढ़ा के बताता है। हाइपरबोल ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो सेंटेंस के मतलब को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहता है। अब एग्जांपल आप देखेंगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए डेफिनेशन का और लिख लिया करिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप उतार लिए, नोट्स बना लीजिए अपना, जिससे कि आपको आसानी रहे याद करने में। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, ही क्राइड सो लॉन्ग दैट ही मेड ए लेक, मतलब वो इतना देर तक रोया कि उसने एक झील बना दी। अब बताइए भैया, रोने से क्या झील बन सकती है? नहीं बन सकती है। लेकिन यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रोया। तो जब किसी, अभी आपको बताया है कि जब किसी भावना के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? हाइपरबोल हो जाता है। माई डैड कैन कैच ए फ्लाइंग एरोप्लेन, मेरे पिताजी एक उड़ते हुए हवाई जहाज को पकड़ सकते हैं। अब क्या इतने लंबे हो गए पिताजी, क्या इतनी शक्ति पिताजी में हो गई, लेकिन अपने पिता की शक्तियों को बढ़ा चढ़ा के वो प्रस्तुत कर रहा है। इसका मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हाइपरबोल हो जाएगा। बिल्कुल निसंदेह कौन सा हो जाएगा? हाइपरबोल। थर्ड वाला देखेंगे, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वह हवा से तेज दौड़ रहा है। अब इतनी स्पीड किसकी हो गई कि जो हवा से तेज दौड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब वो बहुत तेज दौड़ रहा है, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइपरबोल के एग्जांपल्स भी। 6 वाला आप लोग देखेंगे, 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप ये जान लीजिए कि बार बार इससे प्रश्न आता ही रहता है। तो ऑक्सीमोरन के बारे में आप बात करें तो विरोधाभास अलंकार, इसका अर्थ होता है, विरोधाभास अलंकार का मतलब ही हो गया कि दो विपरीत बातें एक साथ रखना। अब इसका डेफिनेशन एक लाइन वाली हमने बनाई है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है। जब कभी भी आपको दो अपोजिट बातें एक साथ रखी हुई दिख जाएं, मिल जाएं, तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ऑक्सीमोरन अलंकार लगा देंगे। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी बनाएंगे, जिससे आपका रिविजन हो जाए अच्छे ढंग से। तो फर्स्ट वाला देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। ये आपके कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की लास्ट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा भी है, वो हमने पढ़ाया है, आप लोग वीडियो देखेंगे, फर्स्ट वीडियो वही थी। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कुछ ना होते हुए सब कुछ होता है। जब कुछ है ही नहीं तो सब कुछ कैसे है? यानी दो विपरीत बातें एक साथ रखी गई हैं, तो कौन सा अलंकार हो गया? ऑक्सीमोरन अलंकार हो गया। आपका सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, ही इज एन इनोसेंट गिल्टी, वह एक इनोसेंट यानी मासूम, निर्दोष, गिल्टी माने अपराधी है। अब बताइए, अगर वो गिल्टी अपराधी भी है तो निर्दोष कैसे है? तो निर्दोष होना, अपराधी होना, दो बातें एक साथ एक ही सेंटेंस में है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा, बिना किसी संदेह के।
लास्ट वाला देखेंगे, द स्वीट इज़ वेरी बिटर, यानी मिठाई बहुत कड़वी है। जब वो मिठाई है तो कड़वी कैसे है, यानी दो विपरीत बातों को एक साथ रखा गया तो कौन सा अलंकार हो गया हमारा, छठा नंबर का ऑक्सीमोरन अलंकार हो गया। हमको तुरंत पहचान लेना है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आखिरी आपके सिलेबस का अलंकार जो है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया इसलिए पढ़ते हैं कि स्पेलिंग आसानी से हमको याद रहे। इसकी स्पेलिंग थोड़ा टिपिकल होती है पढ़ने के लिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को खास करके। तो आप सभी के लिए ओनोमोटोपी वैसे पढ़ा जाता है इसको, लेकिन ओनोमोटोपोइया हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें इसकी स्पेलिंग याद करनी होती है। तो ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार, जिसमें ध्वनि यानी आवाज़ की पहचान हो, वो भैया होता है क्या, ओनोमोटोपोइया। अब देखिए क्या होता है ओनोमोटोपोइया। एन ओनोमोटोपोइया इज ए वर्ड दैट सजेट्स द सोर्स ऑफ साउंड दैट इट मेक्स, यानी ओनोमोटोपोइया वो शब्द होता है जो यह बताता है कि जहाँ से आवाज़ निकल रही है उसका सोर्स क्या है, यानी आवाज़ निकलने के स्थान को दर्शाता है। जैसे बार्क आ गया, तो बार्क आ गया तो हम तुरंत जान जाएंगे कि बार्क कौन करता है, भौंकता कौन है, कुत्ता भौंकता है। सीधी सी बात है। जैसे हम कहें कल कल छल छल की ध्वनि में बह रही है, तो क्या बह रही है, नदी बह रही है। नदियों की आवाज़ कल कल छल छल ध्वनि में होती है। तो उसी तरह से होता है। जैसे आपका फर्स्ट आपका एग्जाम्पल देखिए, द बजिंग बी फ्लू अवे, भिनभिनाते हुए मक्खी उड़ गई। तो भिनभिनाते हुए, भिनभिनाना किसकी आवाज़ होती है, मक्खी की आवाज़ होती है। तो हम तुरंत जान जाएंगे कौन सा अलंकार है इसमें, ओनोमैटोपोइया है, तुरंत बिना किसी संदेह के। सेकंड वाला, द स्नेक इज हिसिंग, सांप फुफकार रहा है। अब फुफकारने की बात आएगी, हम तुरंत जान जाएंगे क्या है, सांप है। तो जिस साउंड के द्वारा हमें उस साउंड के उत्पन्न करने वाले का ज्ञान हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, ओनोमैटोपोइया अलंकार होता है। लास्ट वाला, द कैट म्यूज लाउडली, बिल्ली जोर जोर से म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कर रही है। अब म्याऊ म्याऊ हम बचपन से ही सुन रहे हैं, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ, तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कैट कैसी आवाज़ करती है, म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करती है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, ओनोमैटोपोइया हो जाएगा। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि कौन सा अलंकार किसमें है। आपको समझ में आएगा होगा। तो अब देखेंगे जय हिंद वंदे मातरम, ये आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। हर हमारा स्टूडेंट कमेंट में ये जरूर लिखेगा जो भी देखेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिजल्ट जो है वो 27 जून को आने की पूरी उम्मीद है। टेंटेटिव है, वैसे अभी क्लियर बिल्कुल नहीं आई है डेट, लेकिन 27 को आने की पूरी उम्मीद है। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो की आपकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड की जाएगी, नेक्स्ट क्लास आपकी। साथ ही साथ रिजल्ट की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।